नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत और झारखंड के संदर्भ में जो श्रृंखला चलाई जा रही है, इसी संदर्भ में झारखंड के इतिहास का अगला पड़ाव आता है शेरशाह के काल का। हम लोग सल्तनत कालीन झारखंड देख चुके हैं, तो आइए देखते हैं शेरशाह का किस तरह से झारखंड के साथ संपर्क था। अगर हम लोग शेरशाह के साथ झारखंड के संपर्क को देखेंगे तो शुरुआती दौर से ही देखना होगा। शेरशाह झारखंड से शुरुआत से अवगत था। उसके पिता हसन का की जागीर सासाराम में थी। सासाराम झारखंड के पश्चिमोत्तर भाग से सटा हुआ क्षेत्र था। इस कारण झारखंड के बारे में इनको जानकारी थी। 1497 से लेके 1518 ईस्वी तक ये अपने पिता की जागीर का प्रशासन संभाले थे और खूब नाम कमाया था। अगर झारखंड के संदर्भ में शेरशाह के ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो उसको कुछ प्रमुख भागों में हम लोग देख सकते हैं। जैसे उनका सासाराम का जागीर प्रबंधन जो 1497 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक था। सूरजगढ़ की लड़ाई, तीसरा तेलियागढ़ी का युद्ध। रोहतासगढ़ खरवार राजा के संदर्भ में है। ये झारखंड के संदर्भ में विशेष तौर पे नहीं है, लेकिन खरवार राजा आदिवासी राजा थे चंद्रबन, तो उसके संदर्भ में इसको देख सकते हैं। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण था जो शेरशाह ने सफ़ेद हाथी श्याम सुंदर को पाने के लिए अभियान चलाया था। तो इन्हीं को हम लोग देखते हैं। आइए, तो सासाराम में जागीर उनके पिता की होने के कारण उनको झारखंड के बारे में वो अवगत थे। आगे जाकर उन्होंने काफ़ी संघर्षों के साथ में बिहार पर अपना अधिकार कर लिया था। उन्होंने चुनारगढ़ जो वाराणसी के पास में है, यहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और चुनार के किले पर नियंत्रण के बाद उसने अपनी सेना का गठन किया और इसी के साथ उनकी अगली लड़ाई बंगाल के नवाब मसूद शाह के साथ में लखीसराय के सूरजगढ़ में हुई। यह लड़ाई 1530 में हुई थी। सूरजगढ़ की लड़ाई 1530 में हुई थी लखीसराय के सूरजगढ़ में। साधारणतः उनका जो मार्ग हो सकता था वो बिहार से होकर ही जा सकता था, लेकिन शेरशाह सूरी ने पलामू होते हुए सूरजगढ़ तक पहुंचे। इन्होंने पलामू होते हुए सूरजगढ़ पहुंचकर बंगाल के नवाब मसूद शाह को पराजित किया। बंगाल के नवाब मसूद शाह को उन्होंने सूरजगढ़ की लड़ाई में पराजित किया 1530 ईस्वी में, और इसके लिए उसने पलामू की ओर से जाने का रास्ता चुना था। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने तेलियागढ़ी जो कि साहेबगंज के पास में है, साहेबगंज और बंगाल के लिए जो रास्ता खुलता है तेलियागढ़ी और सकरी गली, उधर से उन्होंने बंगाल की ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन वहाँ पर फिर से मसूद शाह की सेना खड़ी थी। मसूद शाह की सेना ने शेरशाह पर आक्रमण किया, लेकिन शेरशाह ने अपने कूटनीति और रणनीति से मसूद शाह को यहाँ भी पराजित कर दिया। तेलियागढ़ी को बंगाल की कुंजी या बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चौथी महत्वपूर्ण घटना रोहतासगढ़। ये घटना 1539 की है। रोहतासगढ़ किला खरवार राजा चंद्रबन का था। ये कुछ नाम इसके चंद्रबल भी मिलते हैं। तो चंद्रबन या चंद्रबल खरवार राजा था जिनका आधिपत्य रोहतासगढ़ के किले पर था। रोहतासगढ़ के किले पर उसका आधिपत्य होने के कारण ये चूंकि बंगाल और दिल्ली के मुख्य मार्ग पर अवस्थित था, काफ़ी महत्वपूर्ण किला था। इसको पाने के लिए शेरशाह ने कूटनीतिक मार्ग चुना और राजा चंद्रबन को इस बात के लिए मना लिया कि वे शेरशाह को रोहतासगढ़ सौंप दें। जब अनुकूल स्थिति आ जाएगी तो वे किला राजा को वापस लौटा देंगे। और ये रोहतासगढ़ उसके आगे आने वाले साम्राज्य निर्माण के लिए आधार बना। यहीं रहकर शेरशाह ने अपने सैन्य बल को अत्यधिक मजबूत किया था और चौसा और बेलग्राम के युद्धों में हुमायूं को पराजित कर भारत से बाहर कर दिया था। इसके बाद अगली लड़ाई जो सबसे महत्वपूर्ण झारखंड के साथ संपर्क को लेकर था वो था सफ़ेद हाथी श्याम सुंदर या श्याम चंद्र के लिए। इस लड़ाई में
श्याम सुंदर हाथी काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस अभियान के बारे में तारीख शाही के लेखक अहमद यादगार ने झारखंड के राजा महारत चेरो के विरुद्ध शेरशाह के अभियान के बारे में उल्लेख किया है। इसके अलावा भी कई ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो इस अभियान का जिक्र करते हैं, जैसे तारीख शेरशाही, तारीख खान जहान लोदी, तारीख दाऊदी और तारीख खानदान तैमूरिया। इनमें इस अभियान का जिक्र मिलता है। इसके अलावा भी कई अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है। श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी था और ये महारत चेरो के अधिकार में था। तब तक पलामू में रक्सेलों को चेरों ने विस्थापित कर दिया था। पलामू को चेरों ने जीत लिया था और रक्सेल छत्तीसगढ़ की ओर चले गए थे। तो पलामू में चेरो का कब्जा हो गया था और उसके सरदार थे महारत चेरो। महारत चेरो के पास में श्याम सुंदर नाम का सफ़ेद हाथी था। उस समय झारखंड में ऐसे भी हाथी पाए जाते हैं। सफ़ेद हाथी थे या नहीं थे, अब ये एक विवादास्पद विषय हो सकता है, लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो सफ़ेद हाथी का जिक्र जरूर है। तो सफ़ेद हाथी को पाने के लिए शेरशाह लालायित था। इस सफ़ेद हाथी श्याम सुंदर की कई खूबियाँ थी। ये अपने सिर पर धूल नहीं रखने देता था। साथ ही माना जाता था कि यह सफ़ेद हाथी जिसके पास भी रहेगा वो भाग्यशाली होगा। इस हाथी को पाने के लिए शेरशाह ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहसलार ख्वास खां को भेजा। ख्वास खां 4000 घुड़सवारों के साथ रोहतास से रवाना हुआ। रोहतास से रवाना होते हुए सोन नदी पार किया और एक अत्यंत दुर्गम घाटी से गुजरते हुए अंततः वो पलामू में पहुंचा और महारत चेरो को घेर लिया। महारत चेरो ने आत्मसमर्पण कर दिया और श्याम सुंदर हाथी के साथ कई अन्य लूट के सामान के साथ ख्वास खां शेरशाह के सामने पहुंचा। अभियान की सफलता से शेरशाह प्रसन्न हुआ। उसने इसे मुगलों की गद्दी को हासिल करने का शुभ लक्षण माना। डॉक्टर वीरोत्तम ने आगे इस घटना के बारे में अपने पुस्तक द नागवंशी एंड द चेरोज में लिखा है कि शेरशाह के दिल्ली के तख्त पर आसीन होने से पूर्व ही चेरों को शेरशाह ने हरा दिया था। ये पलामू के जंगल से निकलकर दक्षिण बिहार में किसानों को सताया भी करते थे महारत चेरो, और वो भी एक कारण था कि शेरशाह ने महारत चेरो को दबाया, क्योंकि महारत चेरो शेरशाह के शिविर पर अक्सर हमला कर दिया करते थे और उसके सामान लूट लिया करते थे। साथ ही बंगाल के जाने के मार्ग पर भी बड़ी मुश्किलें थी महारत चेरो के आक्रमण के कारण में। तो 3 कारण हम लोग देख सकते हैं महारत चेरो पर आक्रमण के। एक सफ़ेद हाथी, दूसरा जो अक्सर शेरशाह के शिविरों पर महारत चेरो आक्रमण कर देते थे, और तीसरा बंगाल जाने वाले मार्ग पर लूटपाट की घटनाएं महारत चेरो के द्वारा या उनके सानिध्य में जो रहते थे उनके द्वारा की जाती थी। तो इसी कारण ख्वास खां को महारत चेरो का दमन करने के लिए शेरशाह ने भेजा था। अब ये सफ़ेद हाथी की घटना कितनी महत्वपूर्ण है और अन्य कारक कितने महत्वपूर्ण है, यह ऐतिहासिक विषय है। तारीख शाही के लेखक अहमद यादगार ख्वास खां के अभियान को एक बुद्धिमान सफ़ेद हाथी श्याम सुंदर से जुड़ा बताते हैं, और यह हाथी अद्भुत कारनामों के लिए प्रसिद्ध था। यह हाथी लोगों के बीच कौतूहल का विषय था। उसका चरण काफ़ी शुभ माना जाता था। शेरशाह के छोटानागपुर अभियान का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन पलामू के चेरों का दमन शेरशाह ने कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि हुमायूं की तरफ से शेरशाह को खतरा था और उसे बिहार के बजाय झारखंड होते हुए बंगाल पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की जरूरत थी। इस कारण भी उसने पलामू पर अपना कब्जा किया था। बाद के समय में शेरशाह ने छोटानागपुर अभियान में नागवंशी राजाओं का भी दमन कर दिया था, उसको भी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। शेरशाह के मौत के बाद भी झारखंड के पश्चिमोत्तर भाग पर अफगानों का नियंत्रण रहा, और हुमायूं के दिल्ली के तख्त पर आसीन होने के बाद भी कई अफगान सरदार झारखंड में छुपकर अपनी शक्ति बढ़ाते रहते थे। ये बात अब्बुल फजल के अखबारनामा से भी स्पष्ट होती है। यथार्थ तौर पर हम लोग देखें तो शेरशाह का वास्तविक अधिकार झारखंड पर कम ही था, लेकिन जैसे उसने ग्रैंड ट्रंक रोड या शाही राजमार्ग बनाया था, या उसके जो प्रशासन के प्रभाव थे, तो झारखंड में छिटपुट देखे जा सकते हैं। तो झारखंड में शेरशाह का प्रभाव बिल्कुल ही नकारा नहीं जा सकता है। उसका प्रभाव निश्चित तौर पर झारखंड में आंशिक रूप पर था।
धन्यवाद। अगली कड़ी में हम लोग फिर मुगल कालीन झारखंड को देखेंगे।